हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इडू एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पे कैंसर सीरीज लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी विश्वास बैच लेकर के आया हूँ, जिसका आज हम क्लास 2 जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के अभी मैं यहाँ पे क्या पे हिस्ट्री जो है कवर कर रहा हूँ, और जिसमें क्लास 6 का आज हम चैप्टर 2 जो है यहाँ पे कवर करेंगे, और जिसका हेडिंग है आखेट खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक। तो चलिए आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल से जानेंगे, और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर ले इस चैप्टर का मोटिव क्या है समझाने के लिए, तो आपको सबसे पहले बन जाना होगा 6 क्लास का बच्चा, क्योंकि एनसीईआरटी का यही तो एक कहा जाए कि फायदा है, वो एक बच्चे के तरह आपको समझाना चाहती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जहां से बात स्टार्ट हो रही है कि तुषार नाम का एक लड़का है, वो अपने रिश्तेदार की शादी में कहीं जा रहा है। कहीं मीन्स मान लीजिए कि दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है, और वो ट्रेन में सफर कर रहा है। ट्रेन में सफर करते हुए उसे जो है विंडो वाली सीट मिलती है, और वो जो बाहर का नजारा जब देखता है तो वो देखता है कि तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे छूटते आ रहे हैं। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक बात हिट करता है कि अभी तो मान लीजिए कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ट्रेन बनने से पहले जब शुरुआत हुई उससे पहले लोग कैसे सफर करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ही आज इस चैप्टर का मोटिव है कि हम इस आधुनिक दौर से पहले का जो दौर रहा है उसमें लोग कैसे सरवाइव करते हैं, और कैसे कैसे अपने जीवन को जो है आधुनिक तौर पे जो है ढालने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का मेन मोटिव बताने का यही है। तो चलिए सबसे पहले बात कर ले, जो यहाँ पे चीज समझाने की बात कर रहा है कि आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर घूमते क्यों थे। आरंभिक मानव आखिर में वो इधर उधर घूमते क्यों थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कब? 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। पहले तो समझ लीजिए आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी शिकार करके जो अपना भोजन करते थे उन्हें ही हम क्या करते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। मतलब कोई कबीला के तौर पे रह रहा है, किसी जंगल में गया, वहां 2-4 जंगली जानवरों का शिकार किया, और फिर उसे जो है जब तक खा पी के खत्म नहीं कर देते थे फिर वो अगले पड़ाव पे निकल जाते थे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें हम इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। किसका शिकार करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फल फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। यानी जितना भी प्राकृतिक तरह से मिलने वाली चीजें थे, यानी जानवरों का शिकार कर लेना, नदियों में जाकर के मछली का शिकार कर लेना, चिड़िया खा लेना, जो खाने योग्य जो जड़ होते थे, कल मूल होते थे, उन्हें खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने का उनके पास 3-4 कारण यहाँ पर जो है बताया गया। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि वो एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अगर एक ही जगह पर वो ज्यादा दिन व्यतीत करते तो उसी आसपास के इलाकों के जानवरों को, फल पौधों को खा करके वो अपना जीवन यापन करते। इस तरह क्या होता कि उस जगह का जो है वातावरण ही खत्म हो जाता। इसलिए वो क्या करते थे, अपना स्थान परिवर्तन करते थे, क्योंकि किसी भी जगह का एक लिमिट होता है। उस लिमिट पर जितना उनको खाद्य सामग्री मिल पाता था वो वहां पर खाते थे, उतना दिन रहते थे, और फिर अगले पड़ाव पर निकल जाते थे। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए भी क्या करते थे, इधर उधर घूमते थे। मान लीजिए कि इस जंगल में जानवर कोई शिकार नहीं मिला तो वो अगले जंगल में चले गए, अगले स्थान पर चले गए, और मानव का क्या काम था, वो इन्हीं जंगली जानवरों का शिकार करके खुद का भोजन प्राप्त करते थे। अब अगर जानवर ही एक जगह से दूसरे जगह स्थापित हो रहे हैं तो उनका शिकार करने के लिए मनुष्य को भी एक जगह से दूसरे जगह क्या होना पड़ता था, जो है जाना पड़ता था। क्लियर है? 2 कारण हम लोगों ने जान लिया। पहला कारण क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे,
क्योंकि एक ही जगह पे रहने से जो है प्राकृतिक जो साधन थे वो समाप्त हो सकते थे, इसलिए वो क्या करते थे, समय समय पर अपना स्थान परिवर्तित करते थे। दूसरा कारण क्या था कि इंसान के साथ साथ जानवर भी अपना स्थान बदलते थे। आज इस जंगल में है, कल किसी दूसरे जगह रहते थे, तो उन्हीं के कारण, क्योंकि उनका शिकार करके इनका भोजन बनता था, तो ये भी अपना स्थान परिवर्तन करते थे। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण था पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे आते थे। उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमना पड़ता था, क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा भी उनको भोजन प्राप्त होते थे। और कुछ कुछ मौसम पेड़ जो होते हैं या फल होते हैं जो मौसमी रूप से होते हैं, कि मान लीजिए कि बरसात में यहाँ पे हो रहा है, तो फिर अगले स्थान में जहाँ पे बारिश हो रहा है वो फल वहां पे मिलेगा। तो इस कारण भी मानव को जो है बार बार अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ता था। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो वो है पानी। पानी की तलाश। होता ये था कि ये तो अपना जो है भोजन तो प्राप्त कर लेते थे जंगली जानवरों को मार के, पेड़ पौधों को काट के, लेकिन पानी पीने के लिए इन्हें झील किनारे या समुद्र के किनारे ही रहना पड़ता था। समुद्र की बात तो अलग है, वहां पे पानी कहा जाए कि सालों भर मिल पाता था, लेकिन बहुत सारी झीलें ऐसी थी जो साल भर किसी में पानी रहता था और किसी में सिर्फ बारिश के वक्त ही पानी मिलता था। तो मान लीजिए वो ऐसे झील के निकट रह रहे हैं जहां पे सिर्फ जब बारिश होता था उस समय वो झील भरती थी और उसके बाद धीरे धीरे वो सूख जाता था। जैसे वो झील सूखती थी तो इंसानों को भी वहां से उठ करके दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ता था जहां पानी का जो है व्यवस्था रहता था। क्लियर है? तो घूम घूम के ये लोग क्यों रहते थे, हम लोगों ने 4 कारणों से यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें बता दिया है। क्लियर है? अब दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी आरंभिक मानव का क्या खान पान था। जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि वो जो जंगली जानवरों को खाते थे, मछलियां पकड़ के खाते थे, चिड़ियों को, अंडों को उनका खाते थे। तो इसकी आखिर में जानकारी किन माध्यमों से मिली है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो चलिए, पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी जो कौन होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो खुदाई करते हैं, उनको क्या हुआ था, वो जब खुदाई कर रहे थे तो उनको कुछ ऐसी चीजें मिली, ऐसे हथियार मिले जिससे उन्होंने ये अनुभव लगाया कि वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक औजार है, ये एक औजार है, ये पत्थर का बना हुआ है। जिस तरह से हम लोग अभी कुदाल का उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे मिट्टी का जो है खोदना हो या कुछ करना हो तो हम लोग कुदाल या खुरपी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय जो है इस तरह का जो है क्या पत्थर का बनाकर नुकीला टाइप से, इससे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमीन को खोदने का काम करते थे। उसी तरह एक पत्थर का यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिलेगा। इससे क्या करते थे, वो अपना वस्त्र सिलते थे। वस्त्र कैसा होता था, जो जंगली जानवर को का वो शिकार करते थे, अपना भोजन बनाते थे, उन्हीं के खाल से अपना वस्त्र बनाते थे। अब खाल को सिलना होगा तो सिलने के लिए क्या करते थे, वो पत्थर को जो है एक नुकीला टाइप का बना करके उसी से सिलाई करते थे। क्लियर है? यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इसमें पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं, यानी लकड़ियों के भी औजार बनाए थे और क्या पत्थरों के भी, और जो जानवर होते थे उनके हड्डियों का भी उन्होंने औजार बना करके उपयोग किया था। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। क्लियर है कि आखिर में वो जो नुकीला टाइप का बनाते थे हथियार, किस किस चीज का बनाते थे, पत्थर का बनाते थे और जानवरों के हड्डियों का बनाते थे और लकड़ियों का बनाते थे। और क्या क्या काम के लिए, तो फल फूल काटने के लिए, जैसे आज हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते थे, तो उस समय जो है वो पत्थरों का जो है नुकीला टाइप का बना करके चाकू का इस्तेमाल करते थे। हड्डियां और मांस काटने के लिए या फिर अपने कपड़ों को सिलने वगैरह के लिए, यानी वो जो जानवरों के खाल निकाल करके वस्त्र बनाते थे उन्हें भी सिलने के लिए किया जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। किसका? लकड़ियों का इस्तेमाल झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। यहाँ से एक बात निकल के सामने आता है, वो उस समय भी लोगों को धीरे धीरे जो है अपने जो है आधुनिक तौर पे, यानी घर बनाना, पहले जंगल में रहे फिर जो है झोपड़ी बना करके रहने की स्थिति में, तो धीरे धीरे उनका विकास होना शुरू हो गया था। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं, आगे देख लें। आगे अगर बात कर ले, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। अगला टॉपिक एनसीईआरटी क्या बताता है कि रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, रहने की जगह कैसे वो निर्धारित करते थे। बेसिक सी बात है, जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि अभी हम लोग कहते भी हैं कि आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। तो कपड़ा जो है वो तो आधुनिक समय में जुड़ा है, लेकिन रोटी और मकान ये दो चीज मतलब कहा जाए कि प्राचीन समय से आ रहा है। तो जहां पे ये चीज सुगम तरीके से मिल जाए, सरल तरीके से मिल जाए, लोग पहले वहां पर प्रीफर करते थे कि वहां पे ही हम अपना अस्थाई जो है हम रहना स्टार्ट करें। तो ये चीज मतलब कहा जाए कि अपनी सोच की बात है कि रहने का जगह कैसे निर्धारित करते थे। चलिए अब देख लें कि मानचित्र 2 में देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैप दिया हुआ है। लाल त्रिकोण वाले स्थान हुए पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है मैं आपको बताऊंगा, वहां पे जो है सर्वप्रथम क्या मिला है, आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। अगर आप लाल त्रिकोण की बात कर ले तो लाल त्रिकोण जो इस मैप पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जो है भीमबेटका, कहाँ पे, भीमबेटका। दूसरा है हुस्सी, कौन सा, हुस्गी है। और तीसरा है कुरनूल की गुफाएं। तो इन 3 जगहों पर मेनली जो है क्या मिला है, आखेट खाद्य संग्राहकों का होने का प्रमाण मिला था कि इन 3 जगहों पर हुए हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं, यानी जहां पे पानी का सुगम व्यवस्था था, जहां पे जंगली जानवरों का शिकार करना आसान था, उन जगहों पर रहना सबसे ज्यादा उचित ये मानते थे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। मैंने पहले बताया कि औजार क्या चीज के बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे, जानवर के हड्डियों की बनाई जाती थी, या फिर लकड़ियों का बनाया जाता था। तो मानव जो है प्रीफर कहाँ पर करता था, जहां पर अच्छी किस्म के जो है पत्थर मिल जाए जिससे हथियार बनाया जा सके, अच्छे किस्म का जो है पानी की व्यवस्था हो जाए, जहां झील हो या समुद्र किनारे हो, तो वैसे जगह रहने की कोशिश करते थे। आप यहाँ पे एक चित्र देख सकते हैं, ये भीमबेटका जो अभी कहाँ पे है, आधुनिक मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पे है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिलती हैं, गुफाएं और कंदराएं मिलते हैं। कंदराएं का मतलब क्या होता है, वो जो कहा जाए कि झुर्री टाइप के जो पेड़ होते हैं, जैसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, उस टाइप का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चित्र में भी बताया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास थी। कहाँ थी ये गुफाएं, कहाँ, नर्मदा घाटी के पास थी। इसी गुफाओं के बीच में, इसी गुफाओं में जो है एक चित्र वहां पर शैल चित्र है। इसमें क्या है कि जिन गुफाओं के लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कहाँ पे किया गया है, सजीव चित्रण किया गया है। जैसे देख सकते हैं आप, एक तरह से जानवर है यहाँ पे, वो आगे आगे भाग रहा है और पीछे से जो है एक शिकारी उसकी शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय भी क्या होती थी, चित्रकारी टाइप से होती थी, और वो लोग जो है अपने गुफा के गेट के सामने बनाया करते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर ले पुरास्थल की। आखिर में ये पुरास्थल होता क्या है। पुरास्थल की बात कर ले तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं, जहां पर औजार वगैरह का जो है प्रमाण मिला है, उसे ही क्या कहते हैं, औजार हो जाए, बर्तन हो जाए, या फिर उनकी गुफाएं हो जाए, इमारत जैसे कहते हैं, उनका जो है प्रमाण मिला है, उसे ही पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में पता चलेगा, यानी अगले हम जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर हमें सिंधु घाटी वगैरह भी पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें और डिटेल से हम पुरास्थल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो तीसरा टॉपिक है यहाँ पे,
ये है आग की खोज। क्या है कि मानव ने आग का खोज क्यों किया और किस लिए किया। मानचित्र 2 में आपको कुरनूल की गुफा मिलेगी। कुरनूल की गुफा आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मानचित्र में यहाँ पे कुरनूल की गुफा है। यहाँ पे पुरातत्वविदों को क्या मिला था, यहाँ पे राख का अवशेष मिला था। राख का अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण है कि उस समय कुरनूल की गुफाओं के आसपास आग का भी उपयोग किया जाता था। बेसिक सी बात है कि जब तक आग जलेगा नहीं तब तक राख उत्पन्न नहीं होगा, राख मिलता नहीं, यानी उस समय आग का जो है इस्तेमाल होने लगा था। आग का इस्तेमाल कई कारणों से लोग करते थे। पहला कारण तो होता था जंगली जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि जंगली जानवर जो है आग से काफी डरते थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए, जैसे प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए, मतलब उस समय के लोग जो है कच्चा मांस खाते खाते उनको जो है एक तरह से आधुनिक रूप में आए और मांस को पका करके खाने लगे, और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। क्लियर है। यहाँ पे कुरनूल की गुफाओं में क्या मिला है, तो यहाँ पे राख का प्रमाण मिला पुरातत्वविदों को। तो राख जब मिला है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे आग भी होगा, तभी वहां पे राख का प्रमाण मिला है। क्लियर। अब आ जाते हैं नाम और तिथियां। अगला टॉपिक क्या है, नाम और तिथियां। नाम और तिथियों की बात कर ले तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसे बड़े बड़े नाम रखे हैं। उसका क्या किया है, बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वो पुरा पाषाण काल कहते हैं, जो यानी शुरुआती एकदम जब से साक्ष्य मिलना स्टार्ट हुआ उसे हम जो है वैज्ञानिकों ने क्या कहा, आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल के नाम से जाना। ये दो शब्दों के साथ मिला है। पुरा मतलब क्या होता है, प्राचीन। पुरा मीन्स हो गया प्राचीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरा मीन्स क्या, प्राचीन। और पाषाण मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर हो गया। यानी प्राचीन काल में जो पत्थरों का युग कहा जाए, सीधा सा समझ जाए, प्राचीन काल में पत्थरों का जो युग था, जहां पे पत्थरों के औजार ज्यादा प्राप्त हुए हैं, वैसे काल को क्या कहा गया, पुरा पाषाण काल कहा गया है। क्लियर है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। कितना, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल के बीच के जो पीरियड है उसे हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। यानी प्राचीन युग में जो पत्थरों का युग है उसे हम पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। क्लियर। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल जो 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक के बीच का पीरियड है, उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। यानी आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। क्लियर है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। यानी कहने का मतलब है कि मानव के विकास का, मानव के आधुनिकीकरण का जो है, उसका जो है 99% जो है हिस्सा किस काल में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में घटित हुआ है। जैसे कैसे कहा जा रहा है कि 99%, आप देख रहे हैं कि लोगों ने शिकार करना सीख लिया, लोगों ने औजार बनाना सीखा, लोगों ने आग जलाना सीखा, लोगों को खाना पका करके खाने की आदत होने लगी। लोग जो है गुफा में या झोपड़ी नुमा टाइप बना करके उसमें रहने, यानी घरों का आदत उन्हें धीरे धीरे लगने लगा। तो जितना भी ये विकास का काम देखें, यानी मानव जीवन को प्रभावित करने वाले जितने कार्य हैं, वो कहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल युग में 99% काम आपको देखने को मिलेगा, उस समय हो गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि जिस काल में हमें
पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में पर्यावरण का जो है बदलाव ज्यादा होते हुए दिखा उस काल को मेसोलिथ कहा गया। क्या कहा गया है? मेसोलिथ। पर्यावरणीय बदलाव ज्यादा मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहा गया। क्या कहा गया है? मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहा गया है। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का कार्यकाल माना जाता है। कब से? 12,000 साल से लेकर के 10,000। इतना साल के बीच का जो पीरियड है, इतना साल के बीच का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं या मेसोलिथ युग कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। अब देख लीजिए, पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों से और भारी भारी हथियार बनते थे। लेकिन आदमी की सोच, मनुष्य का सोच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हथियार का साइज छोटा हुआ लेकिन तेज और नुकीला ज्यादा कर दिया गया। यानी कहा जाए कि कम एनर्जी, सिंपल सा भाषा में कहे कि कम एनर्जी में ज्यादा जो है इफेक्टिव हथियार हो, उस टाइप का हथियार बनाना स्टार्ट हो गया था। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौर में बनाए जाते रहे। क्या क्या बनाने लगे? अब जो है, जो ज्यादातर हथियार पत्थरों से बनाए जाते थे, अब उसे बदल करके हड्डियों से वो हथियार को बनाया जाने लगा। हड्डियों से हथियार बनाने से क्या फायदा होने लगा? एक तो वो वजन में हल्का होने लगा और ज्यादा नुकीला होने लगा। लकड़ियों के हथियार बनने तैयार हो गए। जिस तरह से आप देखते हैं आदिवासी कम्युनिटी वगैरह तीर वगैरह यूज करते हैं, तो उस तरह के हथियार बनने स्टार्ट हो गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यानी नवपाषाण के बारे में जब हम लोग सिंधु घाटी वगैरह जब पढ़ेंगे तो नवपाषाण काल के बारे में हम वहां पे जानना विस्तार से शुरू कर देंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब अगला टॉपिक बताता है कि बदलती जलवायु। बदलती जलवायु भी एक कारण था लोगों का जो है उनके जीवन में बदलाव आने का। ये बहुत ही कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण बात था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। कब से? 12,000 वर्ष पूर्व से ही जो है दुनिया का जलवायु बदलने लगा। और बेसिक सा बात है कि जलवायु जब बदलेगा तो मौसम में बदलाव होना स्वाभाविक है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। क्या हुआ? जलवायु जब परिवर्तन होने लगा, गर्मियां बढ़ने लगे, तो क्या हुआ? मैदान तैयार होने लगा, यानी घास उगने लगा पृथ्वी पर। घास जब उगने लगा तो क्या हुआ? इसलिए हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके जिंदा रहते थे। जब भोजन की व्यवस्था होने लगी तो प्राकृतिक रूप से जो है क्या हुआ? वैसे जानवर जो घास खा करके जिंदा रहते थे, जैसे हिरण हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इसकी संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने लगा। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। क्योंकि मनुष्य जो है क्या कर रहा था? जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कर रहा था। तो जैसे ही जलवायु परिवर्तित हुई, गर्मी बढ़ने लगी पृथ्वी पे, तो घास के मैदान उगने लगे। घास के मैदान उगने लगे तो वैसे जानवर भी अब यहाँ पर जो है सरवाइव करने लगे जो घास करके खा के जीवित रह सकते थे। अब जानवर यहाँ पे आ गए जो घास खा करके जीवित रहते थे, तो उनके पीछे पीछे जो है मानव भी वहां पे उन स्थानों पे आकर के रहने लगे। साथ ही साथ क्या होता है? तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही साथ इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। यानी जैसे जैसे
घास खाने वाले यानी शाकाहारी जीव आने लगे और मनुष्य उसके करीब पहुंचने लगे, तो उनके प्रजनन के का समय, उनका खान पान आदि के बारे में जब जानकारी होने लगा, तो मनुष्य ने क्या सोचा, धीरे धीरे उन्हें पालतू बनाने का कार्य करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या होता है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत मनुष्य का अगर कहा जाए कि अस्थायी जीवन जीने का जो प्रवृत्ति सबसे पहले अगर डेवलप करने का अगर बात की जाए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खेती और पशुपालन, यानी खेती करना और पशुपालन करना। कैसे, आगे आपको समझाता हूं। क्या हुआ कि इस दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। क्या हुआ था, प्राकृतिक रूप से जो है गेहूं, जौ, धान वगैरह सब जो है मैदानों में, क्योंकि मौसम परिवर्तित हुआ तो वो उगने लगे थे। जब वो उगने लगे तो महिला, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। जब अनाज आने लगे, क्योंकि ये एक तरह से मोटे अनाज थे, तो इन्हें जो है साफ करके मतलब तैयार करके खाने योग्य बनाया जा सकता था। तो जैसे अनाज जो है खाने की आदत मनुष्य को धीरे धीरे यहाँ से शुरू होता है। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, कब पक कर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार वो धीरे धीरे क्या हुए, कृषक हो गए। क्या हुआ, जलवायु परिवर्तित हुआ, मौसम गर्म हुआ, तो क्या हुआ, घास के मैदान तैयार हुए, घास के मैदान तैयार हुए। और क्या हुआ कि वहां पर जो है गेहूं, जौ और आपका काजा, चावल वगैरह जो है प्राकृतिक रूप से उगना स्टार्ट हुआ। जब उगना स्टार्ट हुआ तो मानव को इसकी जानकारी लगी और वो इसे जो है भंडारण करके, चुन करके जो है अपने खाद्य के रूप में उपयोग करने लगे। जब उपयोग करने लगे तो उन्हें लगा कि इसे हम क्यों न खुद से उगाएं और इसका भंडारण करें। तो जब हम इसको खुद से उगाएंगे तो बेसिक सी बात है कि जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसके बीज को फल बनने में समय लगता है, कुछ उसका टाइमिंग होता है। तो जब हम कहीं पे खेती करेंगे और बीज हम जब डाल देंगे, तो जब तक वो फसल तैयार नहीं होगा, हमें उसके आसपास रहने की जरूरत होगी, उसका रक्षा करना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी। और फिर उस बीज से जो तैयार अनाज है उसी से क्या करते थे, वो लोग कुछ खाते थे और कुछ उन्हीं अनाजों को बचा करके अगले वर्ष के लिए बीज के रूप में भंडारित कर देते थे। क्लियर है। लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाते रहे होंगे। क्लियर है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो क्या था, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी एक तरह से सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था, तो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी सुरक्षा करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो क्या हो गए, वो एक तरह से पशुपालक हो गए। क्लियर है। तो हम लोगों ने खेती और पशुपालन का जो है किस तरह से जो है शुरुआत हुई होगी उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर ले। अगला जो टॉपिक है, एक नवीन जीवन शैली, मतलब एक नया जीवन शैली के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें से कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ रहा था। मैंने पहले ही बताया कि पशुपालन और खेती ये दो प्रमुख कारण थे मानव के कहा जाए कि जीवन शैली में अस्तित्व का लाना। अस्तित्व मतलब क्या, अस्थायित्व का लाना। जो आखेटक से लेकर के वो क्या बने, एक अस्थायी जो है जीवन शैली जीने के लिए बाध्य हो गए, या कहा जाए कि उनकी आदत धीरे धीरे होने लगी थी। एक समय पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर के फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग
बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि इसी अनाज से क्या करते थे, इसे बीज के रूप में भी प्रयोग करना पड़ता था, इसे खाद्य के रूप में यानी खाने के रूप में भी उसी अनाज से कुछ बचा करके हम अगले जो है खेती के लिए क्या करते थे, बीज का उपयोग करते थे। किसी को उपहार देना था तो उपहार स्वरूप भी अनाज को देने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। तीसरा क्या होता था, भंडारण। अब ज्यादा अनाज होगा तो उसके लिए भंडारण की भी व्यवस्था करनी होगी। तो इन सब चीजों के लिए करते करते क्या हुआ, मनुष्य में धीरे धीरे अस्थाईपन आ गया। वो अब एक जगह से दूसरे जगह कम जो है कहा जाके परिवर्तन करते थे और एक जगह ज्यादा अस्थायी रहने का आदत धीरे धीरे वो आदी होने लगे। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद कर क्या करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, यानी जो अनाज होता था उसे जो है इकट्ठा करते थे। अगला जो है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडारण। अगला टॉपिक हमारा क्या डिस्कस होगा, चलते फिरते खाद्य भंडारण जानवर के द्वारा कैसे होता था। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ से उससे क्या होता था, दूध भी मिलता था। और जब दूध मिलता था तो दूध जो है भोजन का एक अच्छा स्रोत बनता गया। क्या हुआ, भोजन का एक अच्छा स्रोत बनता था। साथ ही साथ जानवरों से क्या मिलता था, तो मांस भी मिल जाता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका हो गया। यानी पशुपालन भी क्या होता था, हम मान लीजिए कि एक बकरी का बच्चा ही छोटे से बड़ा करते हैं तो क्या होता था, छोटा बच्चा है जब वो बड़ा हुआ तो उस बकरी से दूध भी प्राप्त होता था, उस दूध से क्या होता था, हमें भोजन प्राप्त होती थी और उसके बाद जो है उसे जो है शिकार करके उसका भोजन भी तैयार किया जाता था। अब अगला टॉपिक यहाँ पे जान ले कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 में तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई पड़ देते होंगे। नीला वर्ग अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे बुर्जहों, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा, हल्बुर और डाउजली हेडिंग, ये 4-5 जो है यहाँ पे जो है नोट किया गया है। इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, शुरुआती कृषि को मतलब कहा जाए कि किसान और पशुपालकों के होने का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो चिरांड है, यहाँ मेहरगढ़ है, ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वर्ग आकार में नीले रंग में, इन सभी जगह पे मेहरगढ़ हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। यानी आधुनिक जो कश्मीर है, जो कौन सा क्षेत्र में था, पश्चिम के क्षेत्र में था, वहां पे सबसे अधिक देखने को मिला है। वास्तव में यह निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों का नमूना का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष मिला है। क्या मिला है, जले हुए अनाज के दानों का अवशेष मिला है, जिससे पता ये चलता है कि मनुष्य जो है वो क्या हुआ, अनाज को पका करके, या फिर मान लीजिए कि गलती से अनाज जल गया होगा। यानी यहाँ से 2 चीजों का साक्ष्य मिलता है, एक तो आग का, दूसरा है कि अनाज को पकाने का साक्ष्य भी यहाँ पे मिलता है। ऐसा लगता है कि यह गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बात कर ले अस्थाई जीवन की ओर। अगला क्या टॉपिक है, अस्थाई जीवन की ओर। पुरातत्वविद कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था, गर्तवास भी कहा जाता था। गड्ढे के नीचे क्या बनाते थे, बुर्ज होम में घर बनाते थे लोग, जिसे गर्तवास के नाम से भी जाना जाता था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी
पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, यानी आग का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग का माना गया है। वैसे औजार भी मिले हैं जो पूरा पाषाण काल युग थे उनसे भिन्न मिले हैं, इसलिए इस टाइप के औजार वहां पे देखने को मिले हैं, जैसे नवपाषाण युग का औजार कहा जाता है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसे कि क्या मिला, जो ये औजार जिनकी धार और भी अधिक पेना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। मतलब पॉलिश चढ़ाया जाता था किसके लिए, कि धार को और तेज किया जाए। साथ ही साथ क्या मिला, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों के को प्राप्त अन्य चीजों के पीसने के लिए किया जाता था। जैसे कि वर्तमान समय में भी हम लोग क्या करते हैं, ओखली का उपयोग करते हैं। ऐसे साक्ष्य आपको उस समय भी देखने को मिला है। अब आगे अगर आप बात करें तो नवपाषाण युग में इस तरह का जो है खाद्य भंडारण के लिए क्या मिला है। हाँ, तो नवपाषाण युग के क्या हुआ, पुरातन में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मिट्टी का बर्तन बना करके अलंकरण, मतलब उसका डिजाइन टाइप का भी बर्तन वहां पे देखने को मिला है, यानी कलर किया हुआ बर्तन भी उस समय देखने को मिला। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख भी सकते हैं, ये बर्तन है जो क्या है, तो अलंकरण किया हुआ है। अलंकरण का मीन्स क्या होता है, एक तरह से सजावट किया हुआ है, उस पर पॉलिश किया हुआ है। क्लियर है। अब मेहरगढ़ की बात कर ले। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मेहरगढ़ के एक घर का है। मेहरगढ़ का जब पुरातत्वविदों ने वहां पे खुदाई किया है तो वहां के एक घर का जो है ये एक तरह से नमूना मिला है। तो ये नमूना में आप देखेंगे एक जो है आयताकार घर बना हुआ है, और उसमें जिस तरह से अभी हम लोग आधुनिक घरों में कमरे डिवाइड करके रखते थे, उस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस आयताकार में कमरा को जो है बांट करके बनाया गया है। आप यहाँ पर जो है मेहरगढ़ देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेहरगढ़। इस इलाके का जो है ये तस्वीर आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। इस मेहरगढ़ में क्या हुआ, यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ईरान जाने का जो रास्ता था वहां के आसपास जो बोलन दर्रा है वहां ये एक समतल इलाका है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ क्या हुआ था, यहाँ के ही पहला स्थान कहा जाए कि वैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है, पुरातत्वविदों के द्वारा, जहाँ पे जो है जौ गेहूं और पशु पालना यानी भेड़ बकरी पालन का जो है साक्ष्य मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। क्या मिली है, विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली है। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियां की भी हड्डियां शामिल है। इससे क्या पता चलता है कि हिरण, सुअर और भेड़ बकरी इस सब को जो है क्या किया गया था, पालतू करके बनाया रखा गया था। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद समांतर मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें यूं ही नहीं फेंक दिया जाता था, बाजाप्ता उनका जो है एक तरह से कहा जाए कि सम्मान दिखा करके उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। उस समय के लोग मानते थे कि लोग के मरने के बाद भी जीवन रहता है, उन्हें खाने पीने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब वो उन्हें दफनाते थे तो उनके साथ जो है क्या करते थे, कुछ सामान भी जो है उस कब्र में रख देते थे। जैसे आप यहाँ पे एक तस्वीर देखेंगे, ये मेहरगढ़ का एक कब्र का जो है चित्र है, जिसमें है एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मतलब एक कब्र जो था किसी व्यक्ति का, उसमें उसके साथ एक बकरी को भी दफनाया गया, क्योंकि वहां के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी
लोग जीवित रहते हैं, इसलिए उनके सम्मान में उनके साथ जो है कुछ खाने पीने की चीजें को भी दफनाया जाता था। क्लियर है? तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे पार्ट 3 लेकर, तीसरा चैप्टर लेकर के, जिसमें हम बेसिकली जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी रोचक कहानियां जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे फैक्ट, ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।